स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स देखिए आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। विशेष तौर से उन कर्मचारियों का जिक्र जरूर करेंगे जिन्होंने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा कर लिया है और 31 मार्च के बाद देखिए रेगुलर होने वाले थे, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट के चलते यहाँ स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। कार्मिक विभाग से हमने संपर्क साधा है, क्या कुछ उनका कहना रहा है, कब तक इसमें क्लैरिटी मिल पाएगी, इस बारे में हम आपको अपडेट देने वाले हैं। दूसरी बात पीडब्ल्यूडी और डीआईपीआर को लेकर भी करेंगे अभी, क्योंकि देखिए 31 मार्च है और ऐसे में रिटायरमेंट्स का सिलसिला भी जारी है। तो इसी बीच नए निदेशक दोनों डिपार्टमेंट्स को मिले हैं, ये भी बारीकी से जानकारी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। अगली बात मुख्यमंत्री सुक्खू के बयान को लेकर भी करेंगे, क्योंकि बागियों पर तीखा हमला इन्होंने बोला है, तो ये भी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। और सबसे बड़ी बात आज के बुलेटिन में ये है कि कांग्रेस एक कर्मचारी नेता पर भी दांव खेल सकती है। शिमला सीट पर अभी तक देखिए क्योंकि संशय बरकरार है, हालांकि हर लोकसभा सीट को लेकर ही यहाँ पर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन शिमला सीट को लेकर एक कर्मचारी नेता का नाम भी सामने आया है। तो आखिरकार ये कौन है, ये भी जानकारी हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एक दफा फिर बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि 28 मार्च से ही यहाँ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था और पिछले कल से लेकर अधिकांश क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी हो रही है। ऊपरी क्षेत्रों में ताजा हिमपात हुआ है और हैरत अंगेज बात यह है कि देखिए गर्मियों का मौसम एक तरह से मार्च में शुरू हो जाता है। अभी 30 मार्च आज की तारीख है, लेकिन ऊपरी क्षेत्रों में इतनी ज्यादा बर्फबारी देखकर हर कोई हैरान है। कुल्लू की अटल टनल, रोहतांग, रामपुर के शुराई कोटी समेत लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा के दुर्गम क्षेत्र भरमौर में भी ताजा बर्फबारी हुई है। एक तरह से सफेद चादर इन क्षेत्रों में बिछ गई है और जहां पर बर्फबारी नहीं हुई वहां पर तेज बारिश, आंधी तूफान का सिलसिला पिछले कल से लेकर जारी रहा। हालांकि दोपहर बाद अधिकांश क्षेत्रों में फिर बारिश, बर्फबारी और आंधी तूफान से एक तरह से राहत लोगों को मिल गई है, लेकिन अभी 31 मार्च तक मौसम खराब ही बताया गया है, तो इसीलिए सावधानी बरतने के लिए भी मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा गया है। देखिए क्योंकि बारिश बर्फबारी का सिलसिला अधिकांश क्षेत्रों में जारी था, जिस वजह से कुछ हादसे भी पेश आए हैं। अगर हम जिला सोलन की बात करें, कुछ एक लोगों के घर से छत उड़ गई क्योंकि रात के वक्त तूफान काफी ज्यादा तेज हो गया था। इसी तरह की बात अगर हम किन्नौर की करें, ट्राइबल क्षेत्र है और यहाँ नाकों में एचआरटीसी बस पलटने का मामला सामने आया है। दरअसल बर्फ की वजह से ये एचआरटीसी बस स्किड हो गई, जिस वजह से 12 यात्रियों को चोट लग गई है और इन्हें उपचार के लिए भी फिर रिकांगपिओ में अस्पताल ले जाया गया था। हालांकि प्राथमिक उपचार के बाद इन सभी को डिस्चार्ज मिल गया है। हल्की चोटें ही आई थी, ये एक तरह से गनीमत रही क्योंकि बस पूरी तरह से सड़क में पलट गई थी, तो यहाँ बड़ा हादसा भी पेश आ सकता था, लेकिन हादसा टल गया है, ये अच्छी बात हम कहना चाहेंगे। और इसीलिए बार बार एडवाइजरी मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी की जाती है। बर्फबारी के समय जब भी बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया जाता है तो ये जरूर कहा जाता है कि कम से कम ही वाहनों को चलाने का प्रयास करें। और देखिए यहाँ आज किन्नौर के नाकों में भी बड़ा हादसा पेश आ सकता था। पीएचडी प्रवेश पर भी हम एक अपडेट लेकर आए हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से आवेदन मांग लिए गए हैं। 10 अप्रैल तक बिना लेट फीस के आवेदन किया जा सकता है। हालांकि उसके बाद फिर लेट फीस भी आवेदकों से ली जाएगी। वेबसाइट पर ये पूरी जानकारी दे दी गई है। इसके बाद परीक्षा कब तक आयोजित करवाई जाती है, इसे लेकर भी शेड्यूल जारी होगा। अभी ये शेड्यूल नहीं बना है, लेकिन जो आवेदक हैं उन्हें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट से जुड़े रहना होगा। तकरीबन पीएचडी की 137 सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा ली जाएगी और इससे पहले ऑनलाइन आवेदन मांग लिए गए हैं, तो जरूर जो आवेदक हैं वो 10 अप्रैल से पहले यहाँ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं सरकारी स्कूलों में देखिए रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। बात अगर समर क्लोजिंग स्कूल्स की करें तो पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक के छात्रों का रिजल्ट घोषित हो गया है। ये रिजल्ट यूं तो 31 मार्च को घोषित होना था, लेकिन अगले कल रविवार है, इसलिए आज शनिवार को ही रिजल्ट घोषित कर दिया गया। अभिभावकों को बुलाया गया था और पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट अभिभावकों के साथ यहाँ टीचर्स ने साझा की है। दूसरी बड़ी बात अगर विंटर क्लोजिंग स्कूल्स की करें तो 9वीं और जमा 1 का भी रिजल्ट घोषित हो गया है। दरअसल जितनी भी नॉन बोर्डिंग कक्षाएं हैं उनका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और अभिभावकों से कुछ एक सुझाव भी लिए गए हैं नए सेशन के लिए, और साथ ही साथ बच्चों की परफॉर्मेंस को लेकर भी उन्हें पूरी जानकारी दी गई है। और इसी बीच क्योंकि स्कूल एडमिशन को लेकर देखिए एक नया फैसला हुआ है। फोकस पूरा ये किया जा रहा है सरकार की ओर से कि सरकारी स्कूलों में स्कूल एडमिशन बढ़ानी है, एनरोलमेंट बढ़ाने पर यहाँ विचार हुआ है। इसीलिए क्लस्टर सिस्टम भी शुरू हो रहा है, जिस वजह से प्राइमरी, सेकेंडरी और जितने भी हायर स्कूल्स हैं वहाँ पर अब सुविधाएं बढ़ा दी जाएंगी। संसाधन
एक तरह से पूरे हो पाए, कमी वहाँ पर शिक्षकों की और संसाधनों की ना रहे, इसीलिए ये क्लस्टर सिस्टम अब तैयार किया गया है। कितना ज़्यादा एनरोलमेंट में इससे बढ़ोतरी होती है ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहने वाला है। हालांकि एडमिशन बढ़ सके इसके लिए देखिए एडमिशन में भी यहाँ छूट दी गई है एज को लेकर। एनरोलमेंट क्योंकि छात्रों की अभी स्कूलों में बढ़ानी है, ये संख्या तभी बढ़ सकती है अगर नए कदम उठाए जा सकें। और एक नया कदम ये भी है कि अभी जो प्री प्राइमरी कक्षाएं हैं वहाँ एज में भी छूट दी गई है तकरीबन 6 महीने तक की। और रिस्पांस कैसा मिलता है इसे देखते हुए और भी कदम फिर आने वाले समय में सरकार शिक्षा क्षेत्र में उठा सकती है। हालांकि हर स्कूल के प्रशासन को ये तक कहा गया है कि यूडाइस पर भी उन्हें ये पूरी रिपोर्ट अपडेट करनी होगी कि एडमिशन कितनी ज़्यादा बढ़ी है, यानी कि छात्रों की संख्या उनके स्कूलों में नए सेशन के दौरान कितनी बड़ी है और कितना फायदा इस कदम को उठाने के बाद सरकार को और सरकारी स्कूलों को मिला है। सेट की परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। ये 28 अप्रैल को लोक सेवा आयोग की ओर से परीक्षा करवाई जाएगी। पिछले वर्ष से लेकर इसका इंतजार हो रहा था क्योंकि पहले 2023 में 17 मार्च को ये होने वाली थी, लेकिन फिर कैंसिल कर दी गई थी, एक तरह से स्थगित कर दी गई थी। अब एक दफ़ा दोबारा होने वाली है, तो जो भी आवेदक हैं वो समय से ये देखिए सुन लीजिए कि 28 अप्रैल को शेड्यूल जारी हो चुका है लोक सेवा आयोग की ओर से सेट की परीक्षा करवाने का। अब पॉलिटिकली खबरों पर आना चाहेंगे, क्या क्या आज नई अपडेट निकलकर सामने आई हैं। सबसे पहले बात मंत्री विक्रमादित्य सिंह की करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए लगातार पिछले 3 दिनों से कोई ना कोई टिप्पणी ये कंगना रनौत पर करते हुए नजर आ रहे हैं। मंडी सीट से भाजपा ने क्योंकि यहाँ प्रत्याशी कंगना रनौत को बनाया है और तब से लेकर हालांकि हर कांग्रेस नेता की ओर से ही कोई ना कोई बड़ी टिप्पणी की जा रही है, लेकिन विक्रमादित्य सिंह एक ही सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं कि जब हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई थी और सबसे ज्यादा नुकसान मंडी के सरकाघाट में ही हुआ, तो फिर ये हिमाचल की बेटी कहाँ थी। दरअसल कंगना रनौत की ओर से बार बार एक स्टेटमेंट दी जा रही है। पिछले कल उन्होंने मंडियाली में बात की लोगों से और उस बीच उनका ये कहना था कि वहां के लोग कंगना को अपनी बेटी ही माने, कोई स्टार ना माने। तो इसी बेटी वाली बात को लेकर सवाल विक्रमादित्य सिंह की ओर से ये किया गया है कि ये बेटी तब कहां थी जब सबसे ज्यादा नुकसान ही मंडी के सरकाघाट में हुआ था। हालांकि इनका घर तो मनाली में भी है और कुल्लू में भी बहुत सारे प्रभावित परिवार थे, ना तो ये कुल्लू में गई प्रभावित परिवारों से बातचीत करने के लिए और ना ही इन्होंने मंडी में भी प्रभावित परिवारों से बात करना उस वक्त जरूरी समझा। और जब इनसे उस वक्त भी सहायता की उम्मीद की जा रही थी तो इनका कहना था इनका सर्वर डाउन चल रहा है। तो अब ऐसी परिस्थितियां भी हिमाचल प्रदेश में आई, लेकिन उस वक्त भी कंगना रनौत ने अपनी ओर से कोई सहयोग नहीं दिखाया। और अब जब इलेक्शन का टाइम आया है तो ये हिमाचल की बेटी बन बैठी है। हिमाचल की बेटी उस वक्त कहां थी जब हिमाचल को बार बार उसकी बेटी की आवश्यकता थी। इस सवाल का जवाब विक्रमादित्य मांग रहे हैं और पिछले 3 दिनों से मांग रहे हैं। देखिए आज उन्होंने प्रेस वार्ता बुलाई और उसमें भी यही जिक्र उनकी ओर से बार बार किया गया है। हालांकि जब अपनी पूरी बात विक्रमादित्य सिंह ने कह दी तो दूसरी बात ये भी कही कि वो कंगना को अपनी बड़ी बहन मानते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, अपने बलबूते पर पहचान बनाई है और हिमाचल का भी नाम रोशन किया है। लेकिन राजनीतिक मैदान में उतरना एक अलग बात है और यहां वो खरी साबित हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, इस पर विक्रमादित्य सिंह को बहुत बड़ा डाउट है। इसीलिए बार बार उनकी ओर से इस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं। कंगना रनौत से तो यहाँ सवाल किया ही किया है मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने, लेकिन साथ ही साथ भाजपा को लेकर भी ये कहा है कि जब प्राकृतिक आपदा आई थी तो अपने स्तर पर यहाँ राज्य सरकार ने लगभग 4500 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया था, जबकि आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर चल रही थी और केंद्र सरकार से 500 करोड़ रुपए की मदद ही आई है। लेकिन इस सबके बावजूद भी उस आपदा से हिमाचल सरकार निपटी। अब महिलाओं को 1500 रुपए भी दिए जा रहे हैं और जब राज्य कोषागार बिल्कुल खाली था तो उस वक्त भी ओपीएस कर्मचारियों के लिए बहाल की गई। इन्हीं सभी मुद्दों के साथ मंडी सीट की बात हो या बाकी की 3 लोकसभा सीटों की बात हो, इन मुद्दों को गिनवाया जाएगा, लोगों को अवगत करवाया जाएगा और जो नए चेहरे भाजपा की ओर से उतारे जा रहे हैं राजनीति में, उन्हें लेकर भी यहां पर देखिए कई तरह के सवाल मंत्री विक्रमादित्य सिंह उठाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल यूं तो हिमाचल प्रदेश में मंडी सीट अभी हॉट सीट मानी जा रही है। कारण यह है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस को अब यहां पर भाजपा ने मौका दिया है। लेकिन बात हिमाचल की ही नहीं है, अगर पूरे देश भर में, क्योंकि अभी देखिए विभिन्न राज्यों में ये लोकसभा चुनाव होने हैं तो मंडी सीट पर हर किसी की निगाहें अब बनी हुई है, क्योंकि दोनों रानियों की टक्कर यहां पर अब होने वाली है। देखिए कंगना रनौत जिन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्वीन के नाम से जाना जाता है और प्रतिभा सिंह की बात करें तो ये वैसे ही राजघराने से हैं और राजमाता या रानी कहकर ही इन्हें यहाँ पर पुकारा जाता है। तो ये मुकाबला काफी ज्यादा रोचक रहने वाला है। कांटे की टक्कर एक तरह से मानी जा रही है और दोनों ही
विभिन्न दलों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यहाँ पर जारी है। पिछले कल देखिए जो कंगना रनौत है वो बिल्कुल यहाँ मंडी के रण में उतरी थी और उन्होंने कई तरह के बड़े ऐलान भी किए, साथ ही साथ ये आश्वस्त करती हुई भी लोगों को नजर आ रही थी कि वो अब सभी की सेवा करना चाह रही है, मंडी के लोगों के लिए विकास करेंगी, उनकी सेवा करेंगी, दिल से सेवा करेंगी। इस बीच उन्होंने मंडी की भाषा में भी कई तरह के तर्क दिए, लेकिन अब यहाँ कांग्रेस के नेता जिस तरह का सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं उसका जवाब उनकी ओर से अभी तक नहीं आया है। और ये रिएक्शन देखिए हर कोई लेना चाह रहा है कि आखिरकार कंगना रनौत का इस पर क्या जवाब होगा। हिमाचल प्रदेश में जब प्राकृतिक आपदा आई थी और सबसे ज्यादा नुकसान उसी क्षेत्र में हुआ जहां से वो संबंध रखती है, तो क्यों उन्होंने मदद नहीं की और क्यों सरकार के सहयोग के लिए भी आगे नहीं आई, अपने लोगों के सहयोग के लिए आगे नहीं आई। इस जवाब का इंतजार हर किसी को है। पिछले 3 दिन से यही सवाल क्योंकि यहां कांग्रेस नेताओं की ओर से किया जा रहा है। मंत्री विक्रमादित्य की ओर से देखिए 2 बड़ी जानकारियां और दी गई हैं। पहली बात तो उन्होंने ये कही कि मंडी सीट के लिए जल्दी ही रणनीति भी अब यहां तैयार की जाएगी। चुनाव प्रभारी क्योंकि विक्रमादित्य सिंह को मंडी सीट से बनाया गया है और अभी तक प्रतिभा सिंह ही वहां से प्रत्याशी मानी जा रही है। हालांकि कांग्रेस की जब तक लिस्ट सामने नहीं आती तब तक अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रतिभा सिंह भी 3 बार इससे पहले अपनी स्टेटमेंट चेंज कर चुकी हैं चुनाव लड़ने के लिए। इसीलिए अब यहाँ पर लिस्ट पर ही भरोसा रखा जाएगा। लेकिन चुनाव प्रभारी तो देखिए विक्रमादित्य सिंह है और इनका ये कहना है कि 3 अप्रैल को फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की बैठक मंडी में होने वाली है, जिसमें मंडी सीट को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी कि कैसे जीत हासिल की जाए। और लाहौल स्पीति को लेकर भी एक विशेष रणनीति अब कांग्रेस की ओर से तैयार होने वाली है। ये भी आज विक्रमादित्य सिंह की ओर से कहा गया है। जल्दी ही प्रत्याशी तय कर दिए जाएंगे कांग्रेस की ओर से। कुछ एक भाजपा नेता भी कांग्रेस के संपर्क में चल रहे हैं, ये भी आज उन्होंने बात कही है। नाम यहां पर देखिए किसी का नहीं लिया जा रहा है, अटकलें भी खैर बहुत सारी लगाई जा रही हैं, लेकिन नाम लेते हुए कांग्रेस नेता किसी का नजर नहीं आ रहे हैं कि आखिरकार ये भाजपा के कौन से नेता हैं जो कांग्रेस के संपर्क में चल रहे हैं या जल्दी ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इशारा यहां हर स्टेटमेंट में इन नेताओं की ओर से जरूर दिया जा रहा है। और मंत्री विक्रमादित्य सिंह पहले भी कई दफा ये बात कह चुके हैं कि कुछ एक भाजपा नेता भी संपर्क में चल रहे हैं और वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। आखिरकार कौन नेता है, आने वाले दिनों में इसका भी खुलासा होने वाला है। अब देखिए निर्दलीय विधायकों पर आना चाहेंगे, क्योंकि इनके मामले में हमने पहले ही ये कह दिया था कि बड़ा पेच फंस गया है। इस्तीफा इन्होंने अपनी विधायकी से दे दिया, लेकिन वो इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है और जब तक इनका रेजिग्नेशन स्वीकार नहीं होगा तब तक ये उपचुनाव वैसे ही नहीं लड़ पाएंगे। जिस वजह से आज इन्होंने प्रदर्शन भी किया था, ये विधानसभा परिसर में पहुंचे थे, बाहर बैठकर इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है और यहाँ निर्दलीय विधायकों की ओर से ये कहा जा रहा है कि विवश इन्हें किया जा रहा है धरना देने के लिए। इन्होंने अपनी स्वेच्छा से भाजपा ज्वाइन की है, अपनी इच्छा से ही इन्होंने हर्ष महाजन को वोट दी थी राज्यसभा सांसद के लिए और ऐसे में खरीद फरोख्त के आरोप इन पर झूठे लगाए जा रहे हैं। सिरे से इन्होंने उन आरोपों को नकार दिया है और ये मांग उठाई है अपने प्रदर्शन के दौरान कि इनका इस्तीफा जल्द से जल्द स्वीकार किया जाए। ये उपचुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन देरी इसमें काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। अभी देखिए हाल ही में 2 मंत्रियों की ओर से विधानसभा स्पीकर के पास ये शिकायत की गई कि इन्होंने 15 महीने में तो रेजिग्नेशन नहीं दिया, तो फिर एकदम से इन्हें क्या हो गया, ये क्यों अपनी विधायकी छोड़ना चाह रहे हैं। इसी बात को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने नोटिस जारी कर दिया तीनों निर्दलीय विधायकों को, जिसमें आशीष शर्मा है, होशियार सिंह और केएल ठाकुर है। अब जो इन्हें नोटिस जारी किया गया है उसका जवाब 10 दिन में मांगा गया है, तो यानी कि 10 अप्रैल तक इन्हें जवाब देना होगा। तो इसमें काफी ज्यादा लेट लतीफी क्यों बढ़ती जा रही है और इन्हें मजबूर किया जा रहा है धरना प्रदर्शन करने के लिए, कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए, ये भी आज यहाँ आशीष शर्मा की ओर से कहा गया है। और केएल ठाकुर का ये कहना था कि राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है इनके इस्तीफे को, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है, इसे ये सहन नहीं करेंगे। होशियार सिंह का ये कहना है कि ये प्रताड़ित हो रहे थे, जब भी मुख्यमंत्री से या मंत्रियों से मिलने जाते थे तो इन्हें अगली अवधि दे दी जाती थी। एक एमएलए होते हुए भी इन्हें 3-3 घंटों तक इंतजार करना पड़ता था मुख्यमंत्री से मिलने के लिए और फिर अगले महीने की अवधि इन्हें थमा दी जाती थी कि जब अगले महीने आएंगे तो ही मुख्यमंत्री इनसे मिल पाएंगे। आज तो मुलाकात संभव नहीं है। इस तरह की परिस्थितियां इन्होंने कई बार देखी, ये परेशान हो गए थे, इसीलिए इन्होंने सही समझा कि ये भाजपा का हाथ थाम ले। इस तरह के कई तर्क आज निर्दलीय विधायकों की ओर से दिए गए हैं और प्रदर्शन भी इन्होंने किया। अब इस सब के बीच देखिए बात अगर हम राज्यपाल की करें, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को भी इस बारे में पत्र दिया गया था, तो राज्यपाल का ये कहना है कि ये जो पूरा मामला है विधानसभा
अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए वो इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, केवल सलाह ही दे सकते हैं। लेकिन अभी विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया भी आउट ऑफ स्टेशन चल रहे हैं, तो जब वापस आएंगे उसके बाद ही कोई फैसला हो पाएगा। और दूसरी ओर निर्दलीय विधायकों ने देखिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी दे दी है। आज एक और बड़ी अपडेट सामने आई है खरीद फरोख्त मामले में, क्योंकि दो नेताओं की शिकायत यहां पर की गई थी। एक तो देखिए चैतन्य शर्मा है विधायक, हालांकि उनके पिता की शिकायत की गई थी राकेश शर्मा की, और दूसरे निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा को लेकर बालूगंज थाना में FIR दर्ज करवाई गई थी। इन्हें पूछताछ में शामिल होने के लिए कोर्ट की ओर से कहा गया था और ये शामिल भी आज हुए हैं। चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा से तकरीबन 3 घंटे तक यहाँ पूछताछ हुई है और पुलिस इंक्वायरी में आशीष शर्मा भी आज शामिल हुए हैं। हालांकि अब जो भी इन दोनों की ओर से स्टेटमेंट सामने आएगी उसी के आधार पर आगे जांच पुलिस की ओर से बढ़ाई जाएगी। और क्या आप जानते हैं, जांच में सबसे पहला और बड़ा सवाल ही ये पूछा जा रहा है कि जो हेलीकॉप्टर से सैर करवाई जा रही थी 6 बागी विधायकों से और 3 निर्दलीय विधायकों से, वो किसके खर्चे पर हो रही थी, उसमें किसने खर्च किया है, ये पैसे कहां से आ रहे थे, तमाम मसलों को लेकर इनसे पूछताछ हो रही है। हालांकि अब जो भी जवाब आएगा उसके आधार पर देखिए आगे जांच बढ़ने वाली है। लेकिन बड़ी अपडेट ये है कि जिस दिन इन्हें पूछताछ के लिए बालूगंज थाना में बुलाया गया था शिमला में, तो ये नहीं पहुंचे, लेकिन आज देखिए जरूर पहुंचे हैं। जो कांग्रेस के बागी रह चुके हैं चैतन्य शर्मा, उनके पिता भी राकेश शर्मा आ गए हैं और निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा भी बिल्कुल इस पूछताछ में शामिल होने के लिए गए थे। अभी देखिए जो 6 चेहरे थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी और कांग्रेस से जो नेता बागी हो गए थे, अब विधायक तो रहे नहीं है, सदस्यता ख्याल पहले ही इनकी रद्द कर दी गई थी, लेकिन अब टिकट जरूर इन्हें भाजपा की ओर से दे दिया गया है और आश्वस्त भी जीत को लेकर भाजपा इन 6 हलकों में नजर आ रही है, ये हम कह सकते हैं। देखिए कर्मचारियों से जुड़ी एक जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जिन कर्मचारियों ने पूरा कर लिया है, रेगुलराइजेशन ऑर्डर्स उनके कब तक होंगे। अभी कोड ऑफ कंडक्ट के चलते इस मामले में क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी। कार्मिक विभाग से जब हमने संपर्क साधा तो हमें ये मालूम हुआ है कि कोई भी मामला अभी कार्मिक विभाग के स्तर पर ऐसा पहुंचा नहीं है। और दूसरी ओर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना अभी आउट ऑफ स्टेशन चल रहे हैं, ये मंगलवार तक ही वापस लौट आएंगे। तो मंगलवार के बाद ही ये तय किया जाएगा कि जो CS वाली कमेटी है, CS स्क्रीनिंग कमेटी है, वो इस पर डिसीजन लेगी या फिर मामला चुनाव आयोग को भेजा जाएगा अनुमति लेने के लिए। तो तब तक का इंतजार इन कर्मचारियों को करना होगा। दरअसल 31 मार्च को क्योंकि रेगुलर होने वाले थे, लेकिन अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, जिस वजह से कोई हलचल इनके मामले पर नजर नहीं आ रही है। और फिलहाल सभी विभागों में ही कर्मचारी परेशान है, इसलिए ये भी जरूरी है कि सभी विभागों को अपने अपने स्तर पर यह मामला उठाना होगा सरकार के समक्ष। अभी देखिए रिटायरमेंट्स का सिलसिला हर विभाग में जारी है, इसी के चलते 2 डिपार्टमेंट्स को नए निदेशक भी मिले हैं। राज्य सचिवालय में भी आज दिन भर रिटायरमेंट का ही माहौल हमें देखने के लिए मिला। इसी के साथ कुछ विभागों में विभाग अध्यक्ष भी रिटायर हो गए हैं। लोक निर्माण विभाग में इंजीनियर इन चीफ अजय गुप्ता रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह राज्य सरकार ने ENC प्रोजेक्ट नरेंद्र पाल सिंह को ये कार्यभार दिया है। बात अगर हम DIPR की करें तो यहाँ भी डायरेक्टर आरती गुप्ता रिटायर हो गई हैं। हालांकि उनकी जगह नए निदेशक को आदेश आज नहीं हुए हैं। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव दोनों ही प्रदेश से बाहर हैं, उनके लौटने के बाद ये आदेश जारी हो जाएंगे, लेकिन एक तरह से नाम यहाँ पर तय कर लिया गया है। तो ये देखा जा सकता है कि 2 डिपार्टमेंट्स को तो निदेशक भी मिले हैं। हालांकि एक जगह पर अभी नियुक्ति नहीं हो पाई है IPR डिपार्टमेंट में, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट में ज़रूर हो गई है, जो कि हमने आपको PWD बताया। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बागियों पर तीखा हमला बोला है, जिसमें उनका ये कहना था कि जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उन्हें जवाब भी देना पड़ता है, उनकी जवाबदेही भी होगी। एक तरह से जनादेश का इन्होंने अपमान किया है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था। खरीद फरोख्त में आ गए, अपने लालच के चक्कर में इन्होंने जनता पर दूसरे चुनाव को लेकर दबाव डाला है, ये ठीक नहीं है। जनता ने एक बार इन्हें भरोसा करके 5 साल के लिए MLA बनाया था, लेकिन इन्हें ये बात रास नहीं आई, थोड़े से पैसों के लिए बिक गए और अब जनता भी इन्हें इस बात का जवाब देने वाली है। आज मुख्यमंत्री की ओर से कुछ ऐसे शब्दों का
इस्तेमाल किया गया है। अगली बात कर्मचारी नेता को लेकर करना चाहेंगे। क्या आप जानते हैं शिमला सीट पर कांग्रेस की ओर से एक कर्मचारी नेता पर भी दांव खेला जा सकता है। हालांकि शिमला सीट पर जो अभी तक नाम सामने आ रहे थे उसमें कसौली से विधायक विनोद सुल्तानपुरी, अमित नंदा और दयाल प्यारी का नाम पैनल में रखा गया था और इन्हीं नामों को लेकर अटकलें भी लगाई जा रही थी। लेकिन सभी जानते हैं, अगर हम विनोद सुल्तानपुरी की बात करें तो एमएलए है और जो मौजूदा समय में परिस्थितियां चल रही हैं तो जोखिम कहीं ना कहीं कांग्रेस नहीं उठाना चाहेगी एक एमएलए को चुनावी मैदान में उतारने का, और लोकसभा सीट के लिए अगर खास तौर से हम बात करें। इसीलिए एक कर्मचारी नेता पर भी अब यहाँ दांव खेला जा सकता है। ये स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं अश्वनी कुमार की हम यहाँ बात कर रहे हैं। इनके नाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं तो हो ही रही हैं, लेकिन साथ ही साथ जो लिस्ट यहाँ पर तैयार की गई है संगठन की ओर से उसमें भी सबसे ऊपर इनका नाम माना जा रहा है। हालांकि देखना होगा क्या कुछ होता है। अभी अगर हम डॉक्टर अश्वनी कुमार की बात करें तो ये रामपुर के रहने वाले हैं और अभी दुर्गापुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल हैं। यदि इन्हें टिकट दिया जाता है तो 3 साल के लिए इन्हें अपनी नौकरी भी छोड़नी होगी। लेकिन दाव बिल्कुल यहाँ कर्मचारी नेता पर भी खेला जा सकता है। ये मायने अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये देखना होगा कि कब तक फिलहाल इस पर डिसीजन हो पाता है, क्योंकि 5 और 6 अप्रैल 2 दिन दिल्ली में हाईकमान के साथ कांग्रेस की बैठक होने वाली है जिसमें प्रत्याशियों का नाम तय कर लिया जाएगा। और कुछ एक नाम ऐसे हैं जो कि शॉर्ट लिस्ट में पहले ही डाल दिए गए थे। उसके बाद जो चंडीगढ़ में हाल ही में मीटिंग हुई थी वहां पर भी उन नामों को लेकर चर्चा हुई है। लेकिन जो अभी 5 और 6 अप्रैल को कांग्रेस हाईकमान की बैठक होने जा रही है दिल्ली में, इसमें एक तरह से अब नाम फाइनल होकर बाहर निकलेंगे और 10 अप्रैल से पहले पहले कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट भी हमारे हाथ में होगी, ये हम इतना कह सकते हैं। देखिए, राकेश चौधरी ने फिलहाल निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया है। अगर हम धर्मशाला सीट से बात करें, क्योंकि यहाँ पर देवेंद्र जग्गी, मनोज कुमार और राकेश चौधरी जैसे नाम लिए जा रहे थे, तो राकेश चौधरी ने इस संकेत एक तरह से ये दिए हैं कि निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। लाहौल स्पीति सीट पर भाजपा के बागी डॉक्टर रामलाल मारकंडा के अलावा पूर्व विधायक रघुवीर ठाकुर और सुशील बरोंगप्पा का नाम भी चल रहा है। इसी तरह से अगर सुजानपुर सीट की बात करें उपचुनाव के लिए, तो यहाँ पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया, अनीता वर्मा, नरेश ठाकुर और राजेंद्र वर्मा का नाम लिया जा रहा है। बड़सर सीट पर मंजीत डोगरा, नरेश लखनपाल, डैनी जसवाल, रूबल ठाकुर जैसे नाम सामने आ रहे हैं। शॉर्ट लिस्ट में भी ये नाम डाले गए हैं। अब हाईकमान ही इसमें आखिरी फैसला लेने वाली है। गगरेट सीट पर अभी राकेश कालिया ही विकल्प दिख रहे हैं, जबकि कुटलहट सीट पर विवेक शर्मा, देशराज मोदगिल और देशराज गौतम के नाम फिलहाल पैनल में हैं। तो ये अभी जिन जिन प्रत्याशियों के नाम प्रत्याशियों की संभावना एक तरह से जताई जा रही है या शॉर्ट लिस्ट में जो प्रत्याशियों के तौर पर देखे जा रहे हैं, वो नाम हमने आपके समक्ष रखे हैं। अंत में एक बात युवाओं से जुड़ी करना चाहेंगे। पेपर लीक मामले से संबंधित ये अपडेट लेकर आए हैं, क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग भंग ही इसलिए किया गया था ताकि राज्य चयन आयोग का गठन हो सके और परीक्षाओं में पारदर्शिता लाई जा सके। आज पहली परीक्षा भी हो गई है राज्य चयन आयोग की ओर से, और ये जो पहली परीक्षा थी ये ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की हुई है, जो कि पोस्ट कोड 1073 था। 162 पदों के लिए ये भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। ऑनलाइन परीक्षा के लिए 457 आवेदकों को 3 परीक्षा केंद्र अलॉट किए गए थे। हालांकि 13 मार्च को ही ये कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी थी और एक तरह से ये अधिकृत कर दिया गया था राज्य चयन आयोग को ये परीक्षा करवाने के लिए। अब इसके बाद जो दूसरी परीक्षा राज्य चयन आयोग की ओर से करवाई जाएगी वो ग्रुप इंस्ट्रक्टर की परीक्षा होने वाली है। तो अब इसे लेकर भी काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार बना रहेगा, लेकिन पारदर्शिता कितनी आ पाती है ये अब हमें मालूम हो सकेगा। नए नए फॉर्मूलाज निकाले गए हैं राज्य चयन आयोग में परीक्षाएं करवाने के लिए, ताकि अब पेपर लीक ना हो सके या नकल पर रोक लगाई जा सके। तो ये कितना ज़्यादा अब सक्सेसफुल होता है ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे। और JOIT पोस्ट कोड 817 की बात करें तो अभी यहाँ पर क्योंकि देखिए रिजल्ट घोषित होने का इंतज़ार किया जा रहा है, और जैसा कि हमने कहा था लोक सेवा आयोग की ओर से पत्र राज्य सरकार को दे दिया गया है और राज्य चयन आयोग ही अब इस बारे में रिजल्ट घोषित करेगा, यानी कि मैटर अब पूरा राज्य चयन आयोग के पास सौंपा जाएगा। फिलहाल के लिए यही अपडेट, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।